बात की थी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने फिर उसकी डिफिनीशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और फिर 3 इम्पॉर्टेंट जो लॉज हैं, ठीक है ना, कि जिसमें एक वीन्स लॉ है, एक दूसरा जो आपके पास रेले जो हैं, जीन्स एंड रेले हैं, और इसी तरह प्लॉन्क्स का है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट वो है इक्वेशंस हैं, इसको आप लोगों ने देखने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो ये 28 जो मैं आपको क्वेश्चन दिए थे, इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं कि जो ब्लैक बॉडी के हवाले से हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले अपने साथ, वो ज़रा निकाल दें, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन इस तरह है कि इसमें द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी अ मैक्सिमम एट 2000 पर सेंटीमीटर, ठीक है। Assuming that the object is a black body, calculate its temperature। तो ये क्वेश्चन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी तकरीबन सेम है। The intensity of the radiation from an object is found to be a maximum at 282 gigahertz, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वेव नंबर में दिया गया है, ये जो 2000 पर सेंटीमीटर है ये वेव नंबर में दिया गया है, और ये जो 282 गीगाहर्ट्ज है ये आपको दिया गया है उसमें फ्रीक्वेंसी में। तो ये इस तरह है कि फिर आपके पास 10⁻⁹ हर्ट्ज जो होता है वो 1 गीगाहर्ट्ज के बराबर है, 10⁻⁹ हर्ट्ज। तो इसीलिए आपने ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, आपने उसकी वो मालूम करनी है, टेम्परेचर को मालूम करना है। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर। अब ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मालूम करेंगे? डू यू नो एनी इक्वेशन यूजिंग विच यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी? कौन कर सकता है इसको? विंड डिस्प्लेसमेंट, क्या इक्वेशन है उसका विंड डिस्प्लेसमेंट का? लैम्डा टी इज इक्वल टू दिस। ओके ओके, यू आर ओके, यू कैन डू इट। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये तकरीबन उसी इक्वेशन में आते हैं, तो आप उसको देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि व्हाट इज़ मीन बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या क्या मतलब है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब है, और फिर इसकी कुछ हिस्ट्री क्या है, और जो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है इसके अंदर, जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इस तरह आपके पास जो है जीन्स रेले लॉ है, इसी तरह आपके पास जो है प्लॉन्क्स का जो इक्वेशन है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ सकते हैं। तो ये भी आपका पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर जो था उसमें हमने फिर डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो हमारे पास जो आया था, वो कौन सा इक्वेशन था, याद है? कि जहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर सकते हैं, जहाँ से हम वर्क फंक्शन को मालूम कर सकते हैं, और इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो वो कौन सा इक्वेशन है, आपको याद है? व्हाट वाज दैट इक्वेशन? व्हाट वाज दैट इक्वेशन? तो कौन सा इक्वेशन है जहाँ से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो काइनेटिक एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं फोटॉन की, इसी तरह वर्क फंक्शन जो है हम मालूम कर सकते हैं। तो वो कौन सा इक्वेशन है?
ओके, ये कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं किस चीज को कैलकुलेट करना है, लेकिन मतलब वो पूरा इक्वेशन क्या है, वो क्वेश्चन जरा बता दें। ओके गुड। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये आपके पास इक्वेशन है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट प्रोटॉन माइनस द वर्क फंक्शन। तो एच न्यू जो है वो इंसिडेंट प्रोटॉन की एनर्जी है, और एच न्यू नॉट जो है वो वर्क फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस किस्म के क्वेश्चन भी अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। ये कभी नहीं हो सकता कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। तो एप ए बीम ऑफ लाइट विद एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.602 into 10⁻⁻19 जॉल्स के बराबर है। स्ट्राइक ए गोल्ड सरफेस, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इफ द वर्क फंक्शन इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक क्वेश्चन है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। कहाँ से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, ठीक है ना। आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, वर्क फंक्शन मालूम करें, या व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। सर बट इस क्वेश्चन से नेगेटिव है। ओके, आप देखो आपके पास जो आंसर आता है ना, आपने उसी को देखना है। मैं तो इसको नहीं देखता, आपके पास आंसर जो भी हो, नेगेटिव आता हो, पॉजिटिव आता हो, और पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपने क्वेश्चन को देख के आपने उसका जवाब देना है। बस आपको जो वैल्यू दी गई है उसी के मुताबिक आपने क्या करना है, उसको उसका जवाब देना है। वो नेगेटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव जवाब दे, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है इसमें। इसी के अलावा कुछ मैंने आपको ये कुछ दिए थे कि भाई अगर आपके पास वर्क फंक्शन इतना है, या इंसिडेंट को एनर्जी इतनी है, और मतलब है कि आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने दिए थे। तो उस किस्म के क्वेश्चन भी जो है वो आ सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था ना। कॉम्पटन इफेक्ट याद है आपको? कॉम्पटन इफेक्ट। सो कॉम्पटन जो आपके पास कॉम्पटन शेप था वो किसके बराबर था, और मैं डिटेल में नहीं जाता। और ये भी याद रखें कि कॉम्पटन इफेक्ट में जो आपके पास जो डेरिवेशन है वो भी आ सकता है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे आपको हाउ टू डिराइव द कॉम्पटन इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन था ना, क्या इक्वेशन था लास्ट कौन? लास्ट कौन सा इक्वेशन था? रफली आप इधर लिखा करें, लास्ट इक्वेशन कौन सा था? कॉम्पटन शेप इज इक्वल टू, वो था डेल लैम्डा था ना मेरे ख्याल में, और डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई मेरे ख्याल में एफ नॉट सी स्क्वायर था या सी था। ब्रीफली, या ब्रीफली आप ले लें उसको, ब्रीफली आप कर सकते हैं, उसमें कोई डिटेल की जरूरत नहीं है, उसको आप ब्रीफली कर लें, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ब्रीफली आप कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है ना, तो उसको आप कर सकते हैं ब्रीफली। लैम्डा इज इक्वल टू डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, lambda naught, oh yes, but you can write that h by m naught c है, h by m naught, yes। तो ये इक्वेशन है, इसमें आपको मुख्तलिफ मैं दे सकता हूँ मिसाल के तौर पे, बाकी चीज़ें तो सारे देखो। h कांस्टेंट है, m नॉट जो है वो आपके पास कांस्टेंट होगा, c कांस्टेंट होगा। तो आपको मैं क्या दूंगा इसमें, एंगल दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई भी एंगल दे सकता हूँ, और आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई फाइंड आउट द कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है, कॉम्पटन शेप, और ग्राफिकली भी इसको आप ड्रा कर ले। मतलब है कि आप आपके पास इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं थीटा आपको 0 दे सकता हूँ, मैं 35 दे सकता हूँ, 45 दे सकता हूँ, मुख्तलिफ एंगल आपको दे सकता हूँ, और आपने इसमें से वैल्यूज जो हैं वो मालूम कर। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट में आपका इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। एक डेरिवेशन आ जाएगा, और डेरिवेशन के अलावा जो है
वो ये आ सकता है कि भाई मुख्तलिफ एंगल्स पे आपको मैं दे दूंगा और आप प्रिडिक्ट भी करेंगे कि भाई इसका क्या असर है और क्या हो रहा है, इसके अंदर कोई शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हो। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बोहर मॉडल को। तो बोहर मॉडल तो मैं नहीं करूंगा, वो बोहर मॉडल तो मैंने पहले भी बताया था आपको। उसमें से आपने आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसमें डिराइवेशन नहीं होगी। यानी ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई डिराइव आर की वैल्यू डिराइव करो या एनर्जी की वैल्यू डिराइव करो, ये चीज़ें मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ आ सकता है। मिसाल के तौर पे आपको कोई ट्रांजिशन बता दूं कि भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है और आपने इसकी वेव नंबर को मालूम करना है, आपने उसकी वेवलेंथ को मालूम करना है, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है। जो फाइनल इक्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें अपने साथ। वो तो आपको पता भी होगा कि द वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच, कैपिटल आर एच, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर एच क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये चीज़ें जो है इसको ये इक्वेशन जो है इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ा था, उसमें सॉरी बोहर एटॉमिक मॉडल को हमने पढ़ा था ना, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा था डुअल नेचर पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। वो कौन सा इक्वेशन है बता दें, जल्दी जल्दी बता दें, शाबाश। ओके, डी ब्रॉगली इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसमें से एक मुख्तलिफ टॉपिक आ सकते हैं और प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इसमें दो जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं ना इसको प्रूव करने के लिए, एक था डिविसन एंड जर्मर और दूसरा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ना। तो ये दो एक्सपेरिमेंट जो है आप लोगों ने इसको भी जहन नशीन रखना। इसके बाद हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने पढ़ा था डिटेल में, और फिर उसमें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हेजनबर्ग का। कौन सा इक्वेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? इंपॉर्टेंट कौन सा इक्वेशन है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? delta x delta p is equal to h by 4 pi. Yes, it is greater than or equal or greater than h by 4 pi. Yeah, you can write h bar by 2, इस तरह भी है ना, h bar by 2। तो h बार हो सकता है, लेकिन h बार का फिर क्या होगा, क्योंकि h बार h by 2 पाई के बराबर है, तो इसलिए यही h by 4 पाई के बराबर है। इसके ऊपर को क्वेश्चन जो है ये भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे यहाँ पे। तो ये एक क्वेश्चन है, द कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद ए मास 1 किलोग्राम एंड वेलोसिटी 1 माइक्रोमीटर पर सेकंड। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is increased to an accuracy of 0.0100 nanometer. What is the electron uncertainty in velocity? ठीक है ना, तो ये भी आप मालूम कर सकते हैं। ये वाला भी, an atom is excited, question number 6, an atom is excited temporarily store energy at the lifetime of this excited state is measured to be 1 × 10⁻⁻10 second. What is the minimum uncertainty in energy of the state in the electron or? तो ये क्वेश्चन है, और ये आप मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक आपके पास आता है ना डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ना, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। लेकिन आपके पास ये भी आ सकता है कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो उसके लिए फिर क्या लिखेंगे, वो भी सेम इक्वेशन है, और सिर्फ वहाँ पे लिखेंगे डेल एच और डेल ई, और सेम इक्वेशन है, बाकी इक्वेशन आपके पास सेम। ठीक है ना, तो ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारे पास ये क्लियर है ये। और फिर इसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंटली जो वो किया था, सर इसमें काफी कन्वर्जन है। ओके, 2 पाई
एच बाई 4 पाई, एच बाई 4 पाई है ना, द सेम इक्वेशन है, इक्वेशन तो वही है, सिर्फ वहाँ पे आपने जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम है उसको चेंज करके अनसर्टेनिटी और इन एनर्जी एंड टाइम है। तो आपको अभी जो चीज़ें दी गई है उसमें सेकंड्स में कन्वर्ट कर ले चीज़ों को और बाकी को तो वहाँ से फिर मालूम कर लिया। 2 पाई है ना फार्मूले में, फार्मूला वो यस 2 पाई तो नहीं होगा, एच बाई 4 पाई है या एच बार बाई 2 होगा, एच बाई 4 पाई या एच बार बाई 2। तो ये आपके पास एक और टॉपिक था, क्लियर है ना ये। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे ना। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव का डिफिनीशन क्या है, फिर स्टैंडिंग वेव का डिफिनीशन क्या है, और फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडिंग वेव बताए थे, ठीक है ना। स्ट्रिंग इसका एग्जाम्पल था, और फिर हमारे पास उसमें नोड था, 0 नोड था, 1 था, 2 था, 3 था। फिर 1 डायमेंशनल में जो नोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। जो 2 डायमेंशनल में नोड होता है उसको क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल में जो नोड होता है ना नोड, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट। 2 डायमेंशनल में जो नोड होता है उसको क्या कहते हैं, तो नोडल पॉइंट, हाँ नोडल लाइन, तो नोडल लाइन होगा। और 3 डायमेंशनल में क्या होगा, नोडल लाइन होगा, और 3 डायमेंशनल में क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। शाबाश। तो आपके पास ये है ना कि 1 डायमेंशनल में नोडल पॉइंट है, नोडल लाइन 2 डायमेंशनल में है, और नोडल प्लेन 3 डायमेंशनल में। तो हम इलेक्ट्रॉन को कौन से डायमेंशन में लेते हैं, 1, 2 और 3 में। हाँ जी, 3 में, हाँ गुड, 3 में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक स्लेट हो और उसमें से एक वेव पास होता है तो उसकी क्या शेप होगी, और फिर उसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ स्लेट आप बढ़ाते हैं तो आपके पास जो शेप होगा वो क्या होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी ना। फिर हमने एग्जांपल दिया था आपको कि भाई एक मस्जिद को एक वो जाता है, एक बंदा जाता है जो नाबीना है, उसको रास्ते का पता नहीं है, मुख्तलिफ रास्ते वो अपनाता है। तो हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान जो एरिया है उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और उसको प्रोबेबिलिटी में लेके आते हैं। क्लियर है ना। अब हमारे पास हमने कहा था कि भाई हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल मालूम हो जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी का पता लग जाता है, फिर वेलोसिटी का पता हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी का पता लगता है, काइनेटिक एनर्जी का पता लगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का पता लगता है। और इन तीनों से यानी पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी से, इन तीनों से हम क्या मालूम करते हैं, एक्शन को। बात समझ में आ रहा है ना। और ये बाकी डिटेल में मैंने किया था, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो एक्शन है, एक्शन क्या है कि इनिशियल टाइम पे फाइनल टाइम पे एनर्जी को हम इंटीग्रेट करते हैं। फिर हमारे पास वेव इक्वेशन को हमने डेवलप किया था, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो उसमें फिर हमने डिफ्यूजन मोशन जो पार्टिकल का था वो किया था। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि भाई आपको ये दोनों इक्वेशन आने चाहिए कि भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल एंड इन 3 डायमेंशन, ये आपको याद आनी चाहिए, ये इसके डिराइवेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो आसान है ना आप लोगों के लिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ओके यस। पोस्टुलेट भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पोस्टुलेट भी आ सकते हैं। 5 पोस्टुलेट्स हैं, उसको फिर आपने वो करना है, पोस्टुलेट 1 2 3 4 5, ये पोस्टुलेट भी आ सकते हैं। और आपके पास जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आप डिराइव कर सकते हैं। जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है उस पर आप वो मैंने आपको शायद भेजा भी था कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सिंपलेस्ट वे है कैसे हमने डिराइव करना है उसको, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम, इसके लिए जो आपके पास जो वैल्यू है वो साई इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस पी एक्स,
और फिर इस तरह इसके अंदर वैल्यू वगैरह पुट करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा ना। आखिर में फिर आपने टोटल एनर्जी मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फिर पुट करना है और आपके पास इक्वेशन आखिर में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास आता है एच साई इज इक्वल टू ई साई टू प्रूव एट एच साई इज इक्वल टू ई साई बोथ इन द टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट में वैसे बेसिकली क्या डिफरेंस है? ओके, आइगन फंक्शन वैल्यूज, यस। ऑपरेटर्स के ऊपर डिटेल में कोई चीज़ नहीं आ सकता है, लेकिन ऑपरेटर को डिफाइन आप करेंगे। मिसाल के तौर पे व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर की कुछ एग्जांपल आप बता दें। ये है व्हाट इज मीन बाय आइगन फंक्शन, व्हाट इज मीन बाय आइगन वैल्यू। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उसको करने डिफाइन करना है। हो सकता है ये डेफिनेशन के अंदर आ सकते हैं इसके लिए, तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास था श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। बड़े आसानी के साथ आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली आप इसको ले लेना वेव इक्वेशन को, और वेव इक्वेशन में से फिर आप क्या करेंगे, उसको टोटल एनर्जी मालूम करेंगे और फिर आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ये बता सकता है? टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है? ओके, टाइम टी के डिफरेंस आता है। ओके, यस। पोजीशन मोमेंटम को मिसाल के तौर पे हम टाइम इंडिपेंडेंट में लेते हैं ना मोमेंटम को, ठीक है ना। तो उसको हम वेब पर पुट करते हैं, और यही है, एक के अंदर टाइम आता है, दूसरे के अंदर टाइम नहीं आता। तो इसको फिर फाइनली आपके पास क्या फॉर्म उसका आ सकता है, तो ये आपने प्रूव करना है फिर उधर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन और इसकी डिराइवेशन है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? आपने देखा हुआ है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? मैंने लिखा है ना कि डिराइव द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इन 1 and 3 डायमेंशन, और इसी तरह टाइम इंडिपेंडेंट इन 1 and 3 डायमेंशन, ठीक है। ये आपके पास आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन से तो ये चीजें आएंगी। ओके, अब आ जाए उसके ऊपर टाइम। यस यस यस। ओके, अब आ जाते हैं पोस्टुलेट्स की तरफ। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये आ सकते हैं शॉर्ट नोट में। मिसाल के तौर पे सिंपली आप बता दें कि व्हाट इज मीन बाय पोस्टुलेट 1 2 3 4 एंड 5। तो आप सिंपली आप उसको बता दें, स्टेटमेंट उसकी कर लें कि भाई आपके पास जो है ये क्या है। ओके, ऑपरेटर पे तो हमने बातें की हैं। ऑपरेटर तो मैंने अभी बताया था आपको कि भाई ऑपरेटर जो है वो तो आप कर लेंगे। अब आ जाए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स और पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो इसके जो डेरिवेशन है ये भी आपने साथ नोट कर ले कि भाई टाइम पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स और पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, इसके लिए वेव फंक्शन को और एनर्जी को मालूम करना है। याद है आप? तो इसके लिए वेव फंक्शन का मालूम करना है और एनर्जी को मालूम करना है। तो आपके पास इसके लिए जो एनर्जी है वो क्या है? फॉर एग्जांपल 1 डायमेंशनल बॉक्स में आपके पास एनर्जी क्या आती है? n² pi² h bar² by 2 ml²।
ठीक है ना। और इसी तरह वेव फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है इसमें, तो है √2/L साइन फाई एक्स साइन n पाई एक्स बाई एल। ये इक्वेशन है, √2/L साइन n पाई एक्स बाई एल। तो ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसकी एनर्जी और फिर इसका वेव फंक्शन, और फिर इसका जो शेप है आपके पास डिफरेंट शेप्स है ना, कि मिसाल के तौर पे आपके पास n की वैल्यू 1 है तो फिर psi 1 आ जाएगा और psi 2 आ जाएगा, और इस तरह इसके अंदर नोट्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। और इसी तरह आपके पास एनर्जी है n1 n2 n3, और 0 पॉइंट एनर्जी किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास आएंगे, इसको आपने करना है। ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, जो आपके पास a आया था ना, a साइन n पाई एक्स बाई एल। तो इसमें जो a है, a की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी से फिर आपने फाइंड आउट करना है उधर। तो ये चीज़ें हैं इसको आपने करना है, और इसके अंदर वो इक्वेशन कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं इसके हवाले से। बात समझ में आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे वो बॉन्ड वाला प्रॉब्लम मैंने दिया था, तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकता है। पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है। तो पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स और 1 डायमेंशनल बॉक्स में तो फिर से फर्क ये है कि आपके पास जो L1 L2 L3 होता है, तो L1 और L2 और L3 जो है वो कब आपके पास इक्वल होता है, बता सकता है। L1 L2 और L3 जो है वो कब इक्वल होता है L के, who can tell me? इसकी डेरिवेशन भी, हाँ यहाँ इसकी डेरिवेशन भी होगी ना। पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स और पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, इन दोनों की डेरिवेशन होगी, इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके पास आता है कि मिसाल के तौर पे डिजेनरेसी आपको मालूम करना है। तो डिजेनरेसी आपको पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे मालूम करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन होता है, मिसाल के तौर पे लास्ट इक्वेशन जो आपके पास आया था इसमें, तो वो क्या था कि √8/L1 L2 L3 साइन n1 पाई x बाई L1 साइन n2 पाई y बाई L2 और साइन n3 पाई z बाई L3। ठीक है ना। अब L1 और L2 और L3 जो है अगर क्यूबिक बॉक्स हो तो आपके पास ये क्या होता है, L के बराबर हो जाता है ना। क्यूबिक बॉक्स में ये किसके बराबर होता है, L के बराबर होता है। तो आपके पास जो एनर्जी का क्यूबिक शेप के लिए आता है तो वो क्या होगा, पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर बाई 2m, और दरमियान में फिर ब्रैकेट में क्या होगा, n1 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर बाई L3 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है, इसको पुट यूज करके फिर आप मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 0 पॉइंट एनर्जी जो है आपके पास, तो 0 पॉइंट एनर्जी में आपके पास जो है डिजेनरेसी क्या होगी, 0 पॉइंट एनर्जी में क्या 0 पॉइंट एनर्जी जो है वो डिजेनरेट स्टेट्स हैं या नॉन डिजेनरेट स्टेट्स। नॉन डिजेनरेट्स, यस। तो 0 पॉइंट एनर्जी 0 पॉइंट स्टेट्स जो एनर्जी आपको बता रहे हैं यानी 1 1 1, वो आपके पास क्या है, नॉन डिजेनरेट है। फिर 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डिजेनरेट, आपके पास आखिर में जो आता है 2 2 2, तो 2 2 2 क्या है, वो भी नॉन डिजेनरेट। 2 2 2 क्या है, नॉन डिजेनरेट। आगे मत समझ में। तो ये इस तरह है कि मिसाल के तौर पे कोई ट्रांजिशन का क्वेश्चन इधर में दिखाया हुआ है कि भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ओके 9। Consider a particle in a cubic box. What is the degeneracy of the level that has an energy 3 times that of the lowest level? तो लोएस्ट लेवल आपके पास कौन सा है, 0 पॉइंट एनर्जी वाला लेवल जो है।
और 3 टाइम अगर इसके ऊपर हो, मतलब 3 टाइम ज्यादा हो, तो 3 टाइम कौन सा ज्यादा है फिर? आप बता सकते हैं कोई? किस लेवल का जो एनर्जी है वो 3 टाइम ज्यादा है लोवेस्ट से? लोवेस्ट से किसका जो एनर्जी है वो 3 टाइम ज्यादा है? 111 तो जीरो लोवेस्ट है ना, 111 तो लोवेस्ट है ना, तो 3 टाइम किसका फिर ज्यादा होगा? 3 टाइम किसका ज्यादा होगा? 113 का? 113 का, यस 113 का नहीं, 113 का किसका होगा? ये आपको ये बताया गया है ना क्वेश्चंस के अंदर कि भाई व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ द लेवल दैट हैज एन एनर्जी 3 टाइम्स दैट ऑफ द लोवेस्ट लेवल। लोवेस्ट लेवल के मुकाबले में आपके पास जो इसकी एनर्जी है वो 3 टाइम्स है। ये तो मैं, ये तो आप एक स्टेट की बात कर रहे हैं ना, 3111 311113, ये एक ही बात कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे मुझे ये बताएं ना कि पहला वाला जो आपके पास है ना, E111, ये किसके बराबर है? E111 की एनर्जी क्या है, जरा बता सकते हैं कोई? क्यूबिक शेप में E111 की एनर्जी क्या है? जो इक्वेशन है ना हमारे पास, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, और ब्रिकेट में होगा n1 स्क्वायर बाई l1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर बाई l2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर बाई l3 स्क्वायर। तो L1 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 L2 L3 जो है वो L के बराबर है, तो इसलिए वो आपके पास बन जाएगा पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर और n1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसके बराबर हुआ? 3। तो ये E111 जो है वो 3 पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर है भाई, 3 पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो लोवेस्ट है। अब आपके पास कौन सा ये आ सकता है कि जिसका 3 टाइम ज्यादा हो, इससे एनर्जी 3 टाइम ज्यादा हो? E111 is equal to 3 pi square h bar square by 2m l square। ये क्वेश्चन है ना, ये E111 ये इस तरह था। ओके, तो 3 टाइम जो है इससे ज्यादा किसका है? 9 का आता है, 9 का आता है। 9 वाला का मतलब है कि आपके पास 221 211 212 122 221, यस। 11 वाला कैसे आएगा भाई इकरा? 11 वाला कैसे आएगा? 11/2 माइनस 3/2 ये कितना आता है? ये बताओ, 3 टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। तो 6 माइनस 3, ओके, ओ 6, जरा सोचे इसके ऊपर। 3 और 6 के दरमियान कितना टाइम फर्क है? 3 और 6 के दरमियान 2 टाइम फर्क है ना, और 3 और 9 के दरमियान कितना टाइम फर्क है? 3 टाइम। तो आपके पास ये इक्वेशन कौन सा वाला होगा, हो जाएगा? 9 पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर, आपके पास क्या बन जाएगा? 9। तो ये आपके पास बन सकता है E 221 और 212, और ये आपके पास आ सकता है 122, इस तरह है ना। दिस विल बी इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर
एच बार स्क्वायर बाई 2m l स्क्वायर। तो ये आपके पास वो है, क्या कहते हैं, इन दोनों का वो है डिफरेंस है ना, ठीक है ना। तो इससे आप मालूम करेंगे फिर इसकी क्या कहते हैं, ये व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ द लेवल दैट हैज एन एनर्जी 3 टाइम दैट ऑफ द लोवेस्ट लेवल। तो उसका फिर आपने पता लगाना है कि उसकी डीजेनरेसी कितनी है, उसकी डीजेनरेसी आपने मालूम करना, ठीक है ना। तो यानी 9 पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, इसकी डिजेनरेसी आपने पता करना है, तो कितनी है, तो आप बता सकते हैं कितनी डिजेनरेसी है। इसकी डिजेनरेसी कितनी है, हाँ बता देना। थ्री, इसकी डिजेनरेसी 3 आती है। क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि जब आपके पास 3 टाइम एक लेवल की एनर्जी है, वो लोएस्ट लेवल से ज़्यादा है, तो उस लेवल की जो 3 टाइम उससे ज़्यादा है ना, उसकी क्या डिजेनरेसी होगी, ये आपसे यही पूछ रहा है। क्या डिजेनरेसी होगी, हाउ टू कैलकुलेट डिजेनरेसी, किसी भी लेवल की डिजेनरेसी को मालूम करने का क्या फॉर्मूला है। हाँ? चलो इस बात पे सोचिए फिर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने वेव फंक्शन के लिए क्वेश्चन लिखा है कि √8 L1 वगैरह, ये क्वेश्चन है। साइन पाई x बाई L1 और साइन पाई y बाई L2 और साइन पाई z बाई L3। और फिर इसके शेप्स आपके पास आते हैं, मिसाल के तौर पे साई 111, वो आपके पास कौन सा है, स्फेरिकल शेप आता है। और फिर साई 121 क्या आता है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं, इसमें फिर वो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से कोई और क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है नहीं। ओके, अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन टुवर्ड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो उसमें हमने इब्तदा में कुछ वो किया था कि भाई बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज ए 2 पार्टिकल सिस्टम ना, हाइड्रोजन एटम 2 पार्टिकल सिस्टम है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, इसमें रिड्यूस मास लेते हैं, तो टोटल मास को हम इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर कर देते हैं, और हम सिर्फ वेव फंक्शन को किसके लिए लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेते हैं। तो वो फिर हमारे पास जो इक्वेशन था वो आपको पता है कि -h²/2m, वो जो पूरा इक्वेशन था श्रोडिंजर्स का, तो हमने वो कर दिया और फिर कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी। तो x जो होगा वो -∞ टू +∞, y और z भी -∞ टू +∞ है। और फिर उसके अंदर प्रोबेबिलिटी की बात आई थी। फिर हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे उसको कन्वर्ट किया था किसमें, किसमें कन्वर्ट किया था कार्टेशियन को, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और फिर हमने जो डिराइवेशन की थी उस हवाले से कि x बराबर किसका होगा, r sin थीटा cos फाई
एक्स वाई बराबर है आर साइन थीटा साइन फाई और जेड बराबर है आर कॉस थीटा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसका रिलेशन आपको याद होना चाहिए। मैं डिरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबी डिरिवेशन की, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक्स और आर का और वाई और आर का और या जेड और आर का यानी इसका आपस में क्या रिलेशन है, या फिर आपके पास इसका आर की क्या वैल्यू है, पाई की क्या वैल्यू है और थीटा की क्या वैल्यू है, ये कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हमने एक रिलेशन दिया था जिकोबियन, जो डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी पाई का। और फिर हमने आर के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी। थीटा के लिए कितनी वैल्यू है जरा बता दें। आर के लिए आपके पास वैल्यू क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। अभी हमने कहा ना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है ना, लेकिन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये आपके पास आर की वैल्यू जो होती है 0 टू इन्फिनिटी है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 टू पाई, यस गुड। और पी की वैल्यू जिसको हम पी कहते हैं, पी की वैल्यू कितनी है, 0 टू 2 पाई। ओके गुड। तो ये रेडियंस, ये हमारे पास रेडियंस में आता है ना। अगर एंगल में अगर आप लेंगे तो ये क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगा 0 टू 180 और पाई की वैल्यू होगी 0 टू 360, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180। तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ एंगल है, और इन टर्म ऑफ रेडियन आपके पास जो था वो यही है कि 0 टू पाई और 0 टू 2 पाई। फिर हमने ये इक्वेशन, बहुत लंबा इक्वेशन है, फिर हमने उसको लिखा है। और ये क्वेश्चन आपको याद है कि ये हमने लिखा था फिर के माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए है 2me, फिर 1/r² डी बाई डी आर स्क्वायर डी बाई डी आर प्लस 1/r² साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी बाई डी थीटा प्लस 1/r² साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर डी पाई स्क्वायर, और आखिर में उससे निकला है माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इक्वेशन आपके पास आया था, पूरा इक्वेशन था, इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। लेकिन आपको कम से कम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेशन का पता होना चाहिए, और इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आखिरी क्वेश्चन फिर आपके पास जो आया था, जो लास्ट, यानी एक इक्वेशन इसमें ये आया था कि 1/p r² साइन स्क्वायर थीटा डी डेल स्क्वायर पाई बाई डी पाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू ई। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 आया था आपके पास, फिर इक्वेशन नंबर 3 आया था फिर आपके पास, और हमने फिर आखिर में इसकी सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ किए थे, लेकिन ये है कि वो उसकी फिर ज़रूरत नहीं है, आप मतलब है कि इसकी डिराइवेशन की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। क्लियर है ये चीज़ें। तो सोल्यूशन ऑफ आर जो है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, सोल्यूशन ऑफ थीटा जो है आपको इनिशियल क्वांटम नंबर देता है, और सोल्यूशन ऑफ क्या है पी आपको देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और जनरली हम इसको लिखते हैं आर, आपके पास एक होता है आर एन, ये आपने साथ नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये आपके पास होता है ना, मिसाल के तौर पे ये आपके पास आता है ना आर, और हमने लिखा था ना एन, एन, और ऊपर क्या लिखा था एल, ठीक है। और दूसरा क्या था वाई, वाई में नीचे क्या लिखा था एल, और ऊपर क्या लिखा था एम। तो आपके पास जो ये दो किस्म के वो टर्म्स है ना, एक रेडियल है और दूसरा क्या है स्फेरिकल या पोलर है या एंगुलर है। तो ये आपके पास रेडियल है, ये आपके पास क्या है एंगुलर है। तो ये दो चीज़ें जो है बहुत अहम है, इसको फिर आपने अपने साथ नोट करना है। और इसकी बुनियाद पे हमने आगे वो चीज़ें की हैं कि आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, साई एन एल एम। ये फिर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ फिर आपको याद होनी चाहिए कि साई साई एन एन, दूसरा क्या है एल, तीसरा क्या है
m, और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ओके, ये डिपेंडेंट है आपके पास r, थीटा, सॉरी यार इसके ऊपर लिखाई भी बहुत मुश्किल है, और तीसरा क्या है? फाई। ओके, और दीज आर इक्वल टू, ओके, डिराइवेशन नहीं है इसके अंदर, यस, आपने डिराइवेशन इसके अंदर नहीं करना है, तो दिस इज इक्वल टू r, r डिपेंडेंट है n और l पे, और दूसरा आपके पास y है, और y डिपेंडेंट है किसके ऊपर? l और m, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने जरूर याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास n बराबर है 1 का, तो l किसके बराबर होगा? 0 का, ठीक है ना। n अगर बराबर है 1 का तो l किसके बराबर है? 0 का। तो आपके पास इसमें r क्या आ जाएगा बताएं? r 1 0 आ जाएगा ना, r 1 0 आ जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है y, तो इसके अंदर आ ही नहीं गा, कि भी आपके पास l 0 है ना, तो देखो जो l की वैल्यू है वो डिपेंडेंट है n के ऊपर। क्या कर रही हो? जो l की वैल्यू है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? n के ऊपर, और जो m की वैल्यू है वो डिपेंडेंट है l के ऊपर, ठीक है ना। इसलिए अगर आप डिराइवेशन को देख लेना तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन में जो डिराइवेशन आपके पास आता है, तो उसमें आपके पास जो है l और n रिलेटेड होंगे और l और m रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे पहला वाला जो आपके पास इक्वेशन था, तो उसमें आपके पास जो था पहला वाला पार्ट जो आपके पास आया था ना, उसमें आपके पास जो था वो क्या था कि आपके पास ये डिपेंड करता है n के ऊपर, n और l, तो l n के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो आपके पास m है तो वो l पे डिपेंड करता है ना, m इज इक्वल टू 2l+1 था ना, 2l+1, ये इक्वेशन है। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि l क्या है? 0 है, ठीक है। इसमें अब बताता हूं मैं आपको, और r1 0 r के बराबर है, ये बराबर है z/a0 पावर 3/2 2e पावर माइनस r/a0 1/4 और फिर इसकी आपके पास मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं। तो मिसाल के तौर पे ये वाला आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ड्रॉ ग्राफ फॉर द 1s रेडियल, जिस तरह हम कहते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1s ऑर्बिटल, फॉर 2s ऑर्बिटल, फॉर 2p ऑर्बिटल, तो ये आपके पास आ सकते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास आता है ना 1s के लिए क्या होगा? साई 1 0 0 1 0 0 होगा, और 2s के लिए क्या होगा? साई 2 0 0, और इसी तरह आपके पास p ऑर्बिटल के लिए होगा साई 2 1 0। तो ये इस तरह कुछ चीजें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं ना, तो उसको जरा डिस्कस करते हैं। क्वांटम का कोई एक टॉपिक स्किप कर दें, कौन सा टॉपिक स्किप कर दें? होगा एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को स्किप किया हुआ है, हाँ इसको तो स्किप किया हुआ है, लेकिन इसमें ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिटल वाले जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, ऑर्बिटल वाले क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे, ठीक है ना। बाकी डिराइवेशन जो है उसका नहीं आएगा, के अंदर कोई डिराइवेशन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जरा आप नोट कर ले अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट द रेडियल नोड्स इन द 3s ऑर्बिटल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ओके, कर सकते हैं कि नहीं? लुक एट द नोड इन द 3s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ चलें, ये बता दें आप 3s ऑर्बिटल जो आपके पास होगा ना, उसके लिए किस तरह आपके पास ग्राफ आ सकता है। इक्वेशन को छोड़ दो, इक्वेशन की जरूरत नहीं है, आपके पास जो ग्राफ आ सकता है वो बता दें। मिसाल के तौर पे आपके पास 1s के लिए तो आपके पास कोई नोड है 1s में? रूट की बात मैं नहीं कर रहा ना, मिसाल के तौर पे आप बता देना। देखो वेरी सिंपल है, आप नोड्स को मालूम करने का क्या फार्मूला है?
नोट्स को मालूम करने का क्या फॉर्मूला है, जरा बता दें। n-1, यस। तो n-1 है ना, तो आपको मैंने क्या बताया था, 2s। 2s से कौन सा है, 3s। अब बता रहे 3s में क्या होगा, कितने नोड्स होंगे 3s में। थ्री एस में कितने नोड्स होंगे, 2 होंगे ना। हाँ, तो आपके पास ग्राफ किस तरह बनेगा फिर उसका, वो तो बड़ा सिंपल है। मिसाल के तौर पे मैं 2s के लिए आपको बता देता हूँ ना, तो 2s के लिए मैंने बताया था ना आपको, 2s के लिए इस तरह नोड है ना, 2s के लिए किस तरह नोड है, देखो ये आपके पास एक ग्राफ है ना, दिस इज अ ग्राफ, ये आपके पास आर है, ये आर है, ठीक है, और ये साई है, ये साई। तो आपके पास जो है 1s के लिए ये नोड इस तरह आता है ना, 1s के लिए आपके पास इस तरह आता है नोड, ठीक है, और 2s के लिए फिर इस तरह आता है, ये इस तरह नीचे जाएगा ना, यहाँ पे एक नोड आता है 2s के अंदर। तो इसी तरह आपने उसको बनाना है, 3s के लिए बनाना है, 4s के लिए भी आप बना सकते हैं, इवन कि आप 2p के लिए भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने बनाना। तो एक क्वेश्चन इसमें ये था, एक क्वेश्चन इसमें ये क्या आपने नोट्स बताने। ओके, तो पहला क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, the wave function of the one of the d orbital is proportional to cos theta sin theta cos pi. At what angle does it have a nodal plane? चलो ये बताएं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपके पास है ना cos थीटा sin थीटा cos पाई, ये इसका पोलर पार्ट है, cos थीटा sin थीटा cos पाई। एट व्हाट एंगल डज इट हैव अ नोडल प्लेन। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, cos थीटा sin थीटा और cos पाई। तो आपने देखो आपने पहले लेना है किससे, 0 टू 180, 0 टू 180 आपने एंगल चेंज करना है, और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है साइन, जो आपके पास पाई है, तो पाई को आप लिख ले, पाई को आप 0 कंसिडर कर ले इनिशियल में ना, यानी थीटा को आप 0 टू 180 वेरिएट कर ले, और पाई को जो क्या कर ले 0 कंसिडर कर ले। तो कास 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो इसलिए आप यहां से शुरू करेंगे ना, मिसाल के तौर पे ये आपके पास आता है ना, ये आपके पास आता है, तो यहां से शुरू करेंगे 0 से 180 तक, 0 से 180 तक, ठीक है। तो 0 एंगल पे आप इसको लेंगे, 15 एंगल पे ले ले इसको, फिर 30 पे ले ले इसको, फिर 45 पे ले ले इसको, फिर 45 पे ले ले, फिर 60 पे ले ले, अभी मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, 90 पे ले ले, फिर इस तरह जाते रहें यहाँ तक कि 180 तक ले लें। तो 0 टू 180 तक आप एंगल ले लें, और फिर आप जहाँ पे आपके पास नोड आता है, नोड, अब आपको नोड का पता लग सकता है कि कहाँ पे नोड होगा फिर, ठीक है ना। तो नोड आपके पास कहाँ आ सकता है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू भी है, वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो वो आपके पास डी ऑर्बिटल का नोड होगा, वो आपके पास डी ऑर्बिटल का क्या होगा, नोड होगा। समझ में आ रही है बात, नहीं? हाँ जी, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन किस तरह है कि आपने पाई की जो वैल्यू है उसको 0 कंसिडर कर ले, और थीटा की वैल्यू को वेरी कर ले 0 टू 180। इसलिए हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो थीटा होगी वो 0 टू पाई होगी ना, तो मुख्तलिफ एंगल पे लेते जाए इसकी वैल्यू, जहां पे इसकी वैल्यू 0 आती है तो वो आपके पास क्या होगी, नोडल प्लेन होगा आपके पास, डी ऑर्बिटल। नोडल इस तरह पता लगेगा कि भाई आपके पास जो वेव फंक्शन है, अब वेव फंक्शन आपके पास क्या है यहाँ पे, साई इज इक्वल टू जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना आपके पास, तो ये किसकी बराबर है, यहाँ पे लिखा क्या था अभी मैं, ये लिखा था ना कि आपके पास ये बराबर है cos थीटा sin थीटा cos पाई। तो ये आपके पास बराबर है cos थीटा
cos थीटा sin थीटा sin थीटा, और cos पाई जो है वो पाई हम वहां पे लेंगे 0, तो पाई का अगर 0 होगा तो cos पाई किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगा, cos थीटा sin थीटा। तो cos थीटा मिसाल के तौर पे आप इसको 0 ले लें, इब्तिदा में क्या ले लें 0, तो cos थीटा cos 0 1 और sin 0 0, तो एज ए टोटल आपके पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर आपके पास नोड है, यानी 0 एंगल के ऊपर आता है, और फिर इस तरह चेंज करते जाए, तो फिर आप देखते जाए कि भाई हमारे पास कहाँ पे इसका आ रहा है, वेव फंक्शन आपके पास 0 आ रहा है। हाँ, तो जहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा ना, तो जहाँ पे साई की वैल्यू 0 होगी, इसका क्या मतलब, साई अभी हमने प्लॉट किया था ना, आपको अभी बता दिया था ना मैंने कि भाई ये अगर आपके पास कोई प्लॉट है ना, ये साई है, दिस इज साई, तो ये मिसाल के तौर पे 1s ऑर्बिटल के लिए है, फिर यहाँ पे 2s ऑर्बिटल के लिए, फिर इस तरह बढ़ाते जाए, तो यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो आपके पास क्या होगा, नोड। तो एक क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह है तकरीबन, कि द वेव फंक्शन ऑफ द वन ऑफ द डी ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा sin 2 पाई, एट व्हाट एंगल डज इट हैव नोडल प्लेन। तो इसका नोडल प्लेन जो है वो कौन से एंगल पे है, बात समझ में आ रहा है, इसका नोडल क्या नाम है, नोडल प्लेन जो है वो कौन से एंगल पे है, द सेम इक्वेशन। तो द सेम इक्वेशन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो डिराइव टाइम श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में, और टाइम इंडिपेंडेंट, ये अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 15, draw the contour shape of the orbital with the following spherical components and also name these orbitals. Okay, इन ऑर्बिटल को आपने नाम भी देना। अब बात समझ में आ रहा है। तो दो डिफरेंट ऑर्बिटल मैंने बताए थे, एक है y10 1/2 अंडर रूट 3 बाई पाई cos थीटा, और दूसरा है y20 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 अंडर रूट 5 बाई पाई 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें आप मतलब है कि इसकी कंटूर शेप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपने ड्रॉ करना है, मैंने अभी तरीका बताया था आपको। एक यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, थीटा की वैल्यू है ना, तो थीटा की वैल्यू जो है आप वो करेंगे ना, थीटा की वैल्यू आप करेंगे ना, तो आप उसको ड्रा करेंगे कहाँ से कहाँ तक, क्या नाम है उसको, 0 टू 180, और जो आपके पास पाई की वैल्यू है उसको इब्तिदा में आप 0 ले लें, और बाद में फिर जो है उसका शेप जो है वो उस तरीके से फिर ड्रा नहीं होगा। पी जो है, पी यानी इसकी वैल्यू जो है दिस वन, ये मालूम, ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपके पास ये थीटा की वैल्यू है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑर्बिटल को ड्रा करता हूँ ना, तो मेरे पास एक वैल्यू इधर आती है, एक वैल्यू जो है वो इधर आती है, एक वैल्यू इधर आती है, एक इधर आती है, एक इधर आती है, इधर आती है, फिर इस तरह जाते रहे, इस तरह वैल्यू आती है ना। तो ये आपके पास मिसाल के तौर पे ये है, तो ये एक ऑर्बिटल है आपके पास, कौन सा, पी एक्स ऑर्बिटल है, या इस तरह पी वाई आएगा, इस तरह पी जेड आएगा। तो ये चीज़ आपने ये वाली चीज़ें ड्रा करनी, बात समझ में आ रही है ना। और बाकी जो उसका दूसरा पार्ट है उसको फिर आप ना करें, इसलिए कि वो तो इस तरह आप ड्रा करेंगे ना, ये वाला है, यानी मैंने अभी बताया था ना, एक आपके पास होता है क्या कहते हैं उसको, वर्टिकल है ना, एक हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल वाला तो है, तो वो तो आप थीटा से ड्रॉ करेंगे, वो तो आसान है, वो तो आप ड्रा कर लें, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला छोड़ लें, उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो तो 3 डायमेंशन बन जाता है, वो आप ड्रा नहीं कर सकेंगे पेपर के ऊपर, ठीक है, तो उसको छोड़ देते। लेकिन आपने वर्टिकल का जो है वो आपने लाजिमी ड्रा करना। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है कि भाई आपको बताया जाए कि भाई आपके पास ये वैल्यू है और आप इसकी क्या मालूम करें, कंटूर शेप जो है उसको ड्रा कर ले। तो आप अपने साथ पेंसिल, अपने साथ जो है ज्योमेट्री बॉक्स जितना भी है, उसके अंदर जो डी है उसके ऊपर जो आप एंगल ड्रा करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो आपके पास चीज़ें होती हैं, ये रबर वगैरह सब चीज़ें आप लोग को इन्हें लेके जाना, ठीक है ना, इसलिए कि इसके बगैर ये ड्रा नहीं हो सकते। तो ये लाजिमी जो आपके पास एप्लीकेशंस क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।
फिर हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, लेकिन ये अभी मैं डी को ढूंढूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे ख्याल में आप में से किसी ने किया था, वो कौन था वो, पाकीज़ा, पता नहीं किसने किया था, किसने किया था वो क्वेश्चन? आप में से किसी ने किया था ना, मुझे भेजा भी था, पाकीज़ा ने भेजा था या मेरे ख्याल में किसी और ने भेजा था, अभी मैं भूल गया था, कायनात ने। ओके, तो कायनात आप बता देना, कायनात आपने जो ड्रा किया है उसको ज़रा करें ना। मैं भी मैं कर लूँगा, लेकिन मसला ये है कि आप डी ढूंढना पड़ेगा, उसको एंगल्स को ड्रा करने पड़ेंगे ना। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास कुछ चीज़ें मिल गई तो मैं उसको ड्रा कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आ सकते हैं, तो इसको आपने करना है, नोट्स को मालूम करने हैं। इसके अलावा यह है कि आपको कंटूर शेप जो है बताने हैं। मैंने कब किया, कायनात अभी कह रही है कि मैंने कब किया है, वो तो काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स की बात। ओके, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा काइनेटिक्स की तरफ। तो काइनेटिक्स में गैस जो है, एक तो एक्स के अंदर एक वो आ सकता है, ओके। काइनेटिक्स ये होता है ना कि काइनेटिक्स ऑफ गैस जो आपके पास है ना, तो पहला वाला एक इक्वेशन जो आपके पास था, P इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर, तो वो इक्वेशन जो है काइनेटिक गैस इक्वेशन, वो आ सकता है इसमें डिराइवेशन। दूसरा आपके पास जो है वो आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज वाला डिराइवेशन आ सकता है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वाला वो इक्वेशन आ सकता है। और इसके अलावा जो आपके पास तीन किस्म के इंपॉर्टेंट वेलोसिटीज हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो इसके हवाले से फिर आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है, an electron in the ground state of the helium is ion undergo transition to a state specified by the quantum number. Calculate the wavelength frequency. ये तो वही बोर मॉडल से ना, ये तो आप खुद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि डिराइव ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एनर्जीज, ये तो आपको पता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो है, यूजिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड estimate the fraction of the N2 molecule at 400 Kelvin that have speed in the range 200 to 210 मीटर पर सेकंड। तो ये तो वो जो इक्वेशन आपके पास है उसको यूज करके आप मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल रूट मीन स्क्वायर एवरेज एंड वेलोसिटी स्पीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 200 केल्विन। और फिर प्लॉट डिफरेंट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन by keeping the molar mass constant at 100 gram per mole and varying the temperature between 200 Kelvin and 2000 Kelvin, ठीक है ना। ये आपको पता था कि भाई हमने हमारे पास एक इक्वेशन था कि जिसके अंदर मोलर मास को अगर आप कांस्टेंट बना ले और टेम्परेचर को वेरिएबल कर ले, तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के शेप्स के वो आते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, ये क्वेश्चन जो है ये वो बताता है, तो इसको फिर आप लोगों ने करना है। फिर starting from the Maxwell Boltzmann distribution, derive an expression for the most probable velocity, वो भी मैंने करवाया था, वो भी आप लोग जो है उसको करो, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चंस के अंदर आपके पास आ सकता है, असाइनमेंट में तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा डिटेल मैंने बताया था कि भाई ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, असाइनमेंट में तो अलग है ना, असाइनमेंट की तो अलग बात। तो आपके पास जो गैसेस से काइनेटिक गैस इक्वेशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, और तीन डिफरेंट एनर्जीज, और इसी तरह रिलेटेड आपके पास जो है वो प्रॉब्लम वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास है ये मुख्तलिफ किस्म की डिफिनीशन मैंने बताया था कि भाई एक 3-4 नंबर का एक हो सकता है इस तरह क्वेश्चन कि ऑपरेटर क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन, वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड, नॉर्मलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी, हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटर, ऑर्बिटल वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। और ये तो यहाँ तक आ गया हमारा, यानी गैसेस चैप्टर, और उससे आया अब थर्मोडायनामिक में आपके क्वेश्चन कैसे होंगे। सर क्वेश्चन नंबर 21 इज अबाउट द सेम gases at the same temperature and same gases at different temperature. Okay, yes, same gas, molar mass same,
एट डिफरेंट टेम्परेचर। और कभी ये भी हो सकता है कि भाई आपके पास डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई आप प्लॉट कर ले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। ओके, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व जो है आप मुख्तलिफ उसके लिए ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डिफरेंट गैसेस है, सेम टेम्परेचर है, तो उसके लिए कैसे ग्राफ होगा। आपके पास जो है सेम गैस है, डिफरेंट टेम्परेचर है, तो उसके लिए कैसे ग्राफ होगा। तो ये सारे जो है आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। तो ये है गैसेस से। और फिर आखिर में थर्मोडाइनामिक्स है। तो थर्मोडाइनामिक में आपके पास जो है एक तो ये याद रखिए कि तमाम लॉज जो है उसके स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसकी सारे जो है स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा फिर कार्नोट साइकिल, क्वेश्चन नंबर 21 का फिर बता दें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आपके पास सेम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर्स है ना। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका कैसे प्लॉट होगा। और इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और टेम्परेचर सेम है, तो उसका कैसे प्लॉट होगा। तो आपने मुख्तलिफ किस्म की उसका ड्रा करना है। तो ठीक है ना। तो ये अभी हमने कहा था कि भाई सेम मैस हो तो कैसे प्लॉट हो सकते हैं, और सेम टेम्परेचर हो तो कैसे प्लॉट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने करना। और थर्मोडाइनामिक में आपके पास लॉज है, लॉज को आपने वो करवाना है। और इसके अलावा कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन है, एंट्रोपी है, और फिर इस पर कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इसके ऊपर भी आ सकते हैं। एंट्रोपी को मालूम करने का, एंथैल्पी को, गिब्स फ्री एनर्जी की प्रॉब्लम, और रिलेशन ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और बाकी इक्वेशन तो हमने नहीं करवाए, तो चलो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तक जो पिछला लेक्चर है ना, पिछले लेक्चर तक आपका सारा जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे जो है पेपर्स में होंगे। ठीक है, तो अप टू लेक्चर नंबर 11 आपका, एक लेक्चर नंबर 11 तक आपका पेपर होगा। लेकिन ये अपने साथ फिर वैसे आप खुद उसको कभी देख ले, ज़रूरी है। गिब्स क्या कहते हैं, दो हेम्स इक्वेशंस हैं, और वांट हाफ इक्वेशन है, और क्लासिस क्लैप्रॉन इक्वेशन है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपने अपने साथ नोट करना है। तो तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन में न कर सका। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, सॉरी गिब्स हेल्महोल्ट्ज तो हो चुका है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज ये उसके अंदर आएगा। अप टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज आपका पेपर होगा। लेकिन उसके बाद जो आपके पास है वो क्या नाम है, गिब्स दोहेंस इक्वेशन है, वन हाफ इक्वेशन है, और इसके अलावा जो है क्या नाम, क्लेसिस क्लेप्रॉन इक्वेशन है। तो ये सारे इक्वेशन, तीन इक्वेशन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर नोट कर ले। केमिकल पोटेंशियल क्या है, और इसके अलावा मोलर क्वांटिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी छोड़ गए हम लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आई होप कि आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंडेबल, कि आपके लिए आसानी हो, आप कुछ सीख लें। बट आई डोंट नो कि आप लोगों ने मुझसे कितना सीखा। हो सकता है रिजिड रोटर क्या है, रिजिड रोटर जो होता है वो तो खुद देख लेना उसको। रिजिड रोटर जो होता है ना, जिसमें रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रा होता है, ये सारे। ओके, तो पेपर ऐसे ही बनाएगा। ओ भाई एमएससी में आप लोग। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन मेरे ख्याल में दो आपके पहले दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स में इंशाल्लाह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो क्या नाम है, आप लोगों का क्या ख्याल है, कुछ गुजारा हो गया आप लोगों का। व्हाट यू थिंक अबाउट माय लेक्चर्स। हाउ मच परसेंट यू आर सेटिस्फाइड।
We have 12 lectures. Out of these, maybe 3 or 4 are online. The remaining 8 lectures. Is this Clause's equation is important? Yes, important, but yes, very, very important equation. But it will not come in the paper. Okay? No, they will be not included. ओके यो आपने जवाब नहीं दिया मुझे आपने मुझे जवाब नहीं दिया प्रिपरेशन तो वक्त के साथ होता है ना मतलब टाइम टू टाइम आपने प्रिपरेशन करना होता है ये तो इस तरह नहीं होता कि बस भाई मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे हैं इसका जवाब दो जरा हाउ मेनी परसेंट यू आर सेटिस्फाइड हाउ मच a lot of problems still present क्वेश्चन रिपीट करूं यार क्वेश्चन मैंने ये पूछना है ना अभी पूरा क्लास मैंने ले लिया ना मतलब मैं ये कर रहा हूँ ना कि मतलब आया मैंने कुछ गुजारा किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ाने में क्या है कुछ कुछ हो गया कुछ गुजारा हो गया आप लोगों का यही पूछना चाहता हूँ ओके ओके इंशाल्लाह मे बी if there is any other physical chemistry course so then we will meet again and but up to that time उसको अभी ट्राई करें कोशिश करें कि भाई आपकी तैयारी हो मैंने आपको ये जितनी चीज़ें दी हैं इसको बेहतर तरीके से तैयार करें और इंशाल्लाह लंबे लंबे बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन इसमें नहीं होंगे आपके ठीक है ना तो मोहब्बत से चेक प्लीज चेक मोहब्बत से चेक करना ओके ये मैं पास कर दें yes meeting time is about to end and see you next time Allah bless you and good luck hope you will perform excellently so Allah Hafiz Allah Hafiz